India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शर्मिष्ठा पनोली द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा है कि पनोली की टिप्पणियों से एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और भारत जैसे विविध देश में दूसरों की भावनाओं को आहत करने के लिए भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शर्मिष्ठा पनोली ने एक 22 वर्षीय लॉ छात्रा और साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वीडियो के वायरल होने के बाद पनोली के खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज कर दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। बता दें आपको कि न्यायमूर्ति चटर्जी ने कहा है कि हमारे देश के एक वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हमारे पास भाषण की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करें। हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को पनोली को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश भी दिया है और मामले की अगली सुनवाई 5 जून को तय की है। पनोली के वकील ने आरोप लगाया कि जेल में पनोली को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसमें कपड़े बदलने और दवाएं लेने का भी अधिकार शामिल है। शर्मिष्ठा पनोली एक 22 वर्षीय लॉ छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 30 मई को गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया था, जब उन पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। पनोली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता की चुप्पी पर सवाल उठाया। पनोली के खिलाफ मामला वजाहत खान की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पनोली के वीडियो ने सांप्रदायिक घृणा फैलाई थी। हालांकि खान खुद भी हिंदू देवी देवताओं और त्योहारों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में शिकायतों का सामना कर रहे हैं। शर्मिला पनोली को गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया और साथ ही कोलकाता लाया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से घुसपैठ से निपटने के लिए बता दें आपको कि असम सरकार की पशु बैंक नीति को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। बताया भी जा रहा है कि जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े याचिकाकर्ता से कहा है कि 69 लोगों को निर्वासित किया जा रहा है, कृपया गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं। खंडपीठ ने जब मामले को खारिज करने की इच्छा व्यक्त की तो हेगड़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ ही इसे वापस लेने की अनुमति मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष लंबित मामलों में कोई भी कठोर कार्रवाई न करे। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई तक कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अतः मामले को वापस ले लिया गया, मानकर खारिज कर दिया गया। ऑल बीटीसी मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि
राज्य सरकार अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की आड़ में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से वास्तविक नागरिकों को बांग्लादेश सीमा पर धकेल रही है। उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भोयान की खंडपीठ ने असम राज्य को 63 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात थी। उक्त मामले में विदेश मंत्रालय सरकार बांग्लादेश सरकार द्वारा 63 व्यक्तियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि बांग्लादेशी होने की गई थी और साथ ही साथ असम सरकार के खिलाफ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यों को चुनौती दी गई है। इन मामलों में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन मामलों में कोई भी कठोर कार्रवाई करने से पहले कोर्ट की अनुमति ले। कोर्ट ने कहा है कि ये निर्देश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट आगे का फैसला करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया है कि दिव्यांग महिला जो सामूहिक बलात्कार के शिकार हुई है उसको दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या किसी उपयुक्त अस्पताल में तुरंत मेडिकल सुविधा दी जाए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। याचिका में दिव्यांग बलात्कार पीड़िता के लिए तत्काल मुफ्त और पर्याप्त मेडिकल सुविधा की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि पीड़िता को शारीरिक अक्षमता, यौन हिंसा और साथ ही सामाजिक बहिष्कार के चलते गंभीर मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी है। इस मामले में आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी थी। इस मामले में आरोपियों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीड़िता पहले जलने की एक घटना के इलाज के दौरान जालंधर के खम्बरा चर्च में शरण ले रही थी और वहीं से उसे ऑनलाइन कैब के जरिए सिविल अस्पताल से चर्च ले जाया गया। आरोप है कि कैब चालक ने बाद में उसका पीछा किया और अतः उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान सामूहिक बलात्कार, यौन शोषण और अवैध रूप से बंधक बनाने के आरोप भी लगे हैं। आरोपित ने उसे चर्च से अन्य स्थानों पर ले जाकर कई बार यौन उत्पीड़न किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस तरह के जघन्य अपराधों में सजा देने के लिए अदालतों को सख्त रुख अपनाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों को दी गई सजा न्योचित है और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की है। अब इस मामले में कोर्ट आगे का फैसला करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के उस नियम को बरकरार रखा जिसमें ऑनलाइन रमी और पोकर खेलने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। ये फैसला तमिलनाडु सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदमों के तहत आया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि तमिलनाडु सरकार को ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने का अधिकार है और समय सीमा तय करना इस विनियमन का एक हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए समय सीमा जैसे उपाय आवश्यक हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के प्रभाव व्यापक हो सकते हैं, जिसमें शामिल है ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर नियमन के प्रभाव से गेमिंग कंपनियों को अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करना पड़ सकता है। नियमन से उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है, जैसे कि उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और निष्पक्ष गेमिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करना। समय सीमा और अन्य नियमन उपाय जुआ और गेमिंग लत को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के बारे में विभिन्न राय हो सकती है और इस मुद्दे पर बहस जारी रह सकती है।
अगली खबर का रुख करते हैं दिल्ली दंगों की जो बड़ी साजिश है उस मामले में सुनवाई नई सिरे से शुरू होगी। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में न्यायिक तबादलों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट माफ कीजिएगा दिल्ली कोर्ट ने इस मामले में आरोप नए सिरे से बहस सुनने का फैसला किया है। अभियोजन पक्ष ने पहले ही अपनी दलीलें पूरी कर ली, जबकि 5 आरोपियों ने भी आरोप के बिंदुओं पर अपनी दलीलें पूरी कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2020 में एफआईआर 59 दर्ज की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। इस मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद के साथ सैफी, इशरत जहां, मीरान, हैदर और अन्य आरोपी हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 135 जजों के तबादले किए गए, जिसमें जज समीर वाजपेयी भी शामिल थे। अब नए जज ललित कुमार इस मामले की सुनवाई करेंगे और आरोप पर बहस नए सिरे से शुरू होगी। इस नए घटनाक्रम का मतलब है अभियोजन पक्ष को नए जज के समक्ष दिल्ली पुलिस की 17,000 पन्नों की चार्जशीट सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को फिर से पेश करना होगा। अब मामले की सुनवाई 6 जून को दोपहर 12 बजे होगी। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और आरोपियों के वकील को निर्देश दिया है कि वह समय सीमा और जिस तरीके से वे बहस करेंगे उसके बारे में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान, हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शर्जील ईमान और फैजान खान और नताशा नरवाल। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने कन्नड़ भाषा के बारे में की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। कमल हसन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है, जिस पर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए और कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। कमल हसन ने अपनी फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है, जिस पर कर्नाटक में विरोध हुआ और कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल हसन को माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने कमल हसन की टिप्पणी पर नाराज़गी जताई और कहा कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए था। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि कमल हसन को अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और एक माफ़ी से पूरा मामला सुलझ सकता है। न्यायालय ने कहा ये भी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली जो सुनवाई है 10 जून को निर्धारित की है और इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसके रिलीज पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। बता दें आपको कि जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की है। ये वारंट 2018 के एक अपराधी का मानहानि मामले में जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की है। 2018 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। इस बयान के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अदालत में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट अनुचित है।
उन्होंने अदालत से अपने खिलाफ जारी किए गए वारंट को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट्स और साथ ही रिट्स कार्ल्टन को जाने माने ट्रेडमार्क घोषित किया और साथ ही अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि रिट्स होटल्स और मैरिट इंटरनेशनल इंक के पास इन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार है। रिट्स होटल और मैरिट इंटरनेशनल इंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मुकदमा दायर किया था और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ तीसरे पक्ष उनके ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में रिट्स और रिट्स कार्ल्टन को जाने माने ट्रेडमार्क घोषित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले का महत्व ये है कि अब रिट्स होटल्स और मैरिट इंटरनेशनल इंक को अपने ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि कोई तीसरा पक्ष बिना अनुमति के इन ट्रेडमार्क का जो उपयोग है वो नहीं कर सकता है। अदालत के इस फैसले के बाद रिट्स होटल और मैरिट इंटरनेशनल इंक अपने ट्रेडमार्क के उपयोग को लेकर अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। वे अपने ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लगेज ब्रांड मोकोबारा को ट्रेडमार्क मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है और अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिवादी मोकोबारा के ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मोकोबारा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी उनके ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं। मोकोबारा ने अदालत से अंतरिम राहत की मांग की थी ताकि उनके ट्रेडमार्क के अधिकारों की रक्षा की जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोकोबारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी को मोकोबारा के ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं करने का आदेश और निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी मोकोबारा के ट्रेडमार्क के समान या मिलते जुलते किसी भी ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अदालत द्वारा दी गई अंतरिम राहत मोकोबारा के लिए महत्वपूर्ण है और क्योंकि इससे उनके ट्रेडमार्क के अधिकारों की रक्षा होगी। मोकोबारा अब अपने ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.